हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी मैथ्स का मॉक नंबर 1। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि मैथ्स के मॉक स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से स्टार्ट हो रहे हैं मैथ्स के मॉक। ठीक है। और मैथ्स के मॉक स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि आपकी जो रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ है उसमें काफ़ी हद तक आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि साइड बाय साइड चलती रहेंगी, लेकिन वीक में एक मॉक तो आप स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। लास्ट में एज सच टाइम नहीं मिलता है कि आप मॉक भी कर सको, रिवीजन भी कर सको, दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है। सभी चीज़ों पे इक्वली ध्यान दो, अपना एनालिसिस भी कर लो, जो गलतियां हैं वो भी सुधार लो। तो इतना ज़्यादा बर्डन लास्ट में नहीं डालना है, शुरू से कुछ चीज़ें स्टार्ट करके चलो। ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब चीज़ें आपकी रैप अप होती चलेगी तो लास्ट में बहुत कम चीज़ें बचेंगी आपकी। आपको पता रहेगा कि हाँ, मेरा 1 महीने का टाइम रहता है, मेरे को ये 2-4 चीज़ें सही करनी है, तो मेरा प्री का पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए, वो अगर मैथ्स की मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा आपका। ठीक है। पेपर का एनालिसिस भी करना आना चाहिए आपको। टिपिंग की आर्ट भी सीखोगे इसी में। ठीक है। अप्रोच कैसी रहेगी आपकी पेपर के अटेम्प्ट करते टाइम। ठीक है। और स्पीड किस तरह से मैनेज करोगे, सिली मिस्टेक्स को कैसे ध्यान में रखोगे कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। तो जो भी बच्चे इस तरह की अप्रोच सीखना चाहते हैं, ये सब टॉपिक्स पे अपना ध्यान देना चाहते हैं, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन वाले फेज़ में हैं कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़, ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपके हम अलग अलग क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करते हैं कुछ, तो वहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब मॉक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ हैं प्री रिक्विजिट जो हम अप्लाई करेंगे हर मॉक में, और हम उसी तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि जब हम प्री का पेपर देने बैठेंगे तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, ये उसी तरीके का पेपर है और मैं इसको उसी तरीके से अटेम्प्ट करूँ जैसे मैंने मॉक्स की प्रैक्टिस की है। ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हैं। लेंदी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं करना है स्टार्टिंग में। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है स्टार्टिंग में। ठीक है। लेंदी क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर लाइन 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, डीआई का क्वेश्चन स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना है। और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, जो टॉपिक आपका वीक है, किया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि हाँ, ये मेरा टॉपिक वीक है, इसमें मैं अटक जाता हूँ, इसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन को समझने में, या किसी भी तरह की चीज़, ये इंडिविजुअली अलग अलग टॉपिक होता है अलग अलग बच्चे के हिसाब से। किसी का ट्रिग्नोमेट्री वीक होता है, किसी को ज्योमेट्री लेट समझ में आती है, किसी को डीआई सपोज लेट समझ में आती है, या कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने बात कर ही ली, या सपोज करो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कुछ लोगों को देर में समझ में आते हैं। तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको आप शुरुआत में नहीं छेड़ोगे। ठीक है। उसके अलावा सारे क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन, 2 से 3 लाइन का, 4 लाइन का क्वेश्चन अगर हो वो बाद में करना है, सीआई का क्वेश्चन बाद में करना है, डीआई बाद में करनी है। तो यही चीज़ें हैं जो कैलकुलेटिव हो जाती हैं, और कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गई तो आपके 2-3 मिनट तो चले जाएंगे, और फिर बाद में अगर आप उसको करेक्ट करने बैठोगे और तब भी नहीं हुआ तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस को हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है। मेन पर्पज़ यही है हमारा कि पेपर जब भी दोगे आप, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर की साइड ही रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। जितना फ्लक्चुएशन करेगा ना उतना गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन सब चीज़ों का, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मॉक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो, कॉन्ग्रुएंट होने की कुछ कंडीशन होती है, एसएसएस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एसएस प्रॉपर्टी होती है, आरएचएस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मैं सारी लिस्ट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस आपको, हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। जो प्रॉपर्टी इन ऑप्शन में मैच करती है उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहला देखो, दिस टू हैव 2 इक्वल साइड्स एंड द सेम पैरामीटर। इसका मतलब क्या है, 2 इक्वल साइड है, तो जब पैरामीटर सेम है तो थर्ड साइड भी तो इक्वल हो जाएगी। तो ये एग्जांपल देके बताता हूँ आपको मैं। अगर ये 2 है और ये 3 है, ये भी 2 है और ये 3 है, इसका पैरामीटर कितना है, 7 है, और इसका पैरामीटर 7 है, तो 3 2 5, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर भी ये वाली साइड 2 ही तो हो जाएगी, 2 साइड तो इक्वल है और पैरामीटर इक्वल है।
तो तीसरी साइड तो अपने आप इक्वल हो गई। तो जब तीसरी साइड इक्वल होगी तो ऐसे इससे कॉन्ग्रुएंसी बन नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नहीं आपका सही हो जाएगा, और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी तो आपको पता चल गया ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब इसमें ये मत समझना कि मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में बिल्कुल खोल खोल के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि एसएसएस क्या होती है। ठीक है, आरएचएस अगर उसका कोई और मतलब जो इसमें यूज़ होता है कॉन्करेंसी में और भी पार्ट्स होते हैं वो सारी मैं डिटेल में समझाऊँ, उतना ही करेंगे मॉक में जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझना है प्रैक्टिस टाइप से प्रिपरेशन फेज में समझना है तो आप रैपिड मैथ्स सीरीज फॉलो करना। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि जैसे पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जब हम प्री का पेपर देने बैठोगे आप लोग उस टाइम पे कैसे सॉल्व करोगे ना, वो चीज़ें यहाँ पे देखनी है, तो मैं उसी तरीके से सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला था एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 75 और 80। ठीक है, बॉयज़ के क्या बोल रहा है, 75 है एवरेज मार्क्स, गर्ल्स के 80 है। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, दोनों का एवरेज मार्क्स कितना है, 78। साफ पता चल गया, इंडिविजुअल दिया हुआ है और सबका दिया हुआ है, एलिगेशन लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या पूछा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, नीचे क्या आएगा रेशियो बॉयज और गर्ल्स का, लगा दो एलिगेशन। कितना है डिफरेंस यहाँ पे 3 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 2 का, रेशियो आ गया 2:3। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, समझ में आया। इंडिविजुअल का एवरेज दिया हुआ है और साथ में मिक्स करके एवरेज दिया हुआ है, साफ पता चलता है ना, बताया, एलिगेशन लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 फाइंड द थर्ड साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है, ये ठीक है। अगर दो साइड का सम 16 दिया हुआ है तो दोनों इक्वल होंगी, तो एक 8 होगी, 8 होगी, तो तीसरी वाली कौन सी होगी, तीसरी भी 8 ही होगी, क्योंकि तीनों बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इतना सिंपल है। अभी क्वेश्चन प्री के ही रखे गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है ये पूरा। अगर आपको लगे कि इतने का आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन वो लिमिटेड होते हैं बहुत। ठीक है, हर शिफ्ट में भी नहीं आते पहली बात तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। अब रीजन क्या है डीआई के क्वेश्चन को बाद में करने का, डेटा होता है बहुत सारा, डेटा पहले पढ़ना होता है ढंग से, क्वेश्चन को समझना होता है, फिर डेटा से कुछ एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर उसके बेस पे आपका आंसर आता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो क्या है ना, जब इतने सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं तो कहीं गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको आराम से करना होता है, इसलिए हम इसको लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ के दैट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 6। 21792 के नंबर डिविजिबल बाय 6 का रूल क्या होता है, नंबर डिविजिबल 3 से भी होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, तब जो नंबर दिया हुआ है उसका अगर सम करोगे आप, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 2 21, 21 और 4 25, तो 25 प्लस के डिविजिबल होना चाहिए 3 से। ठीक है, तो के की वैल्यू आप क्या रखोगे, जो 3 से डिवाइड है, 4 रखो, देखो 29 हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइड। 6 रखोगे 31 हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइड। 2 रखोगे 27 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 रखोगे 25 रहेगा, 25 डिवाइड नहीं होता है। क्लियर है। और 6 रखोगे तो इवन नंबर ही बनेगा, अगर के की जगह 2 रखोगे तो इवन नंबर ही बनेगा, तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो 3 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, तो यानी कि 6 से भी होगा वो डिवाइड। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, डीआई का क्वेश्चन है, ये भी बाद में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखो साइन स्क्वायर 30, सीधा वैल्यू पुटिंग करोगे, सीधा सीधा, और क्या हो सकता है, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1/4, माइनस साइन स्क्वायर 40 कुछ नहीं होता, आगे देखते हैं क्या कुछ मिल पाता है क्या हमें। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2, माइनस साइन स्क्वायर 55, माइनस साइन स्क्वायर 35 एज इट इज, प्लस साइन स्क्वायर 45 कितना होता है 1/√2 को डबल कर दोगे, मतलब स्क्वायर कर दोगे तो 1/2, माइनस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 पहले निकालोगे, साइन 60 कितना हो गया √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 3/4। ठीक है जी, 3/4 हो गया। ये सारे एक जगह कर लो इकट्ठे, हाफ हाफ 1 हो गया, तो 1/4 प्लस 1 प्लस 3/4। ठीक है, 3/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, ये 4/4 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1, तो ये पूरा बन गया कितना 2 बन गया ये। अब देखो ये साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50 क्या बना देगा,
अगर आप इसको कन्वर्जन मैंने आपको जब सिखाया है तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, साइन स्क्वायर 40, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर प्लस बचेगा। साइन स्क्वायर 50 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 40 लिख सकते हो। अब ये कैसे लिख सकते हो, ये कन्वर्जन में मैंने आपको बताया, इसको साइन 90 माइनस 40 लिख सकते हो आप। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 40 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 40 लिख दिया हमने। माइनस आप यहाँ से भी कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर 55, ठीक है। साइन स्क्वायर 35 को क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर 55, ठीक है। ये 2 बन गया एज इट इज। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस वन कितना होता है, -2 हो जाता है। 2 - 2 कितना होगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ गए। नेक्स्ट देखें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। कॉस स्क्वायर 29 है, कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 29 लिख सकते हो। अभी पीछे बताया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बस ओरली क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है, an article is marked at 550 rupees. If it is sold at a discount of 40%, then the selling price become 10% more than the cost price. ठीक है, 550 मार्क प्राइस दिया हुआ है, 40% डिस्काउंट पे बेच दिया है। 550 का मार्क प्राइस, अगर 40% डिस्काउंट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी बच जाती है, 60%। 60% बची है तो कितनी वैल्यू बच गई, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 330 वैल्यू बच गई। यानी कि 330 उसका क्या है, सेलिंग प्राइस। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। 10% क्या होता है, 1/10, 10 से 11, यानी कि सेलिंग प्राइस 11 है, यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 330। 11 की वैल्यू 330 है तो कितना हो जाएगा, 30 से। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 300। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, वही आपका आंसर है 300। ऑप्शन सी सही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, डीआई का क्वेश्चन है, ये भी बाद में करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जिसमें मतलब पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। पाइप P इज 21 टाइम्स फास्टर देन फिल पाइप Q। P और Q दो पाइप है, Q अगर 1 है तो P 21 टाइम्स फास्टर है, ठीक है। ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है उनका। Q कैन फिल अ सिस्टम इन 110 मिनट्स। Q वैसे कितना यूनिट भरता है, 1 यूनिट, तो 110 मिनट में कितना भरेगा, तो टोटल कैपेसिटी निकल जाएगी 1 × 110, ये टोटल कैपेसिटी हो गई। पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेक टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितनी देर में भर जाएगा। देखो टोटल कैपेसिटी इतनी है, 110 है, दोनों साथ में काम करेंगे तो 22 काम कर देंगे, तो डिवाइड बाय 22। ये जब दोनों साथ में करेंगे उसका टाइम आ जाएगा। 11 से काट दो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से काट दो 5, 5 मिनट आपका आंसर आ गया। क्योंकि सब मिनट में चल रहा था इसलिए मिनट में ही आंसर आया। ऑप्शन नहीं सही है यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, बोला द रेडियस ऑफ द 2 कोन्स आर ऑफ द रेशियो दिस। 2 कोन का रेशियो दिया हुआ है और देयर वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है इतना। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड है। वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। R1 ले लेते हैं, H1 ले लेते हैं, अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2, ठीक है। ये दोनों वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। देखो 1/3 पाई तो कॉमन कट गया, ठीक है। रेशियो कितना दिया हुआ है, रेडियस का 2/5, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, ये नीचे वाले किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। रेशियो ऑफ हाइट्स निकालनी है, अपॉन H1 H2 इज इक्वल टू 3/5। 5 से ये काट दोगे 5 हो गया। H1/H2 कितना आ जाएगा आपका, ये 5 उधर जाके 15 बन जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, 15:4 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। सॉल्व करना है बेसिकली इसको। अब देखो इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है, इस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, इसको आप x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है, x + 5 और x - 5। x - 5 से x - 5 एज इट इज कट जाएगा, ये बचेगा आपका, तो इसको लिख लेते हैं x³ + 15x² + 75x + 125 अपॉन x + 5, ठीक है। x + 5 से आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपका बताना है क्या आंसर आएगा। देखो x + 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तभी भी ऐसे चल रहा है। देखो ऑप्शन देखो पहले ध्यान से,
तो ये एग्जैक्टली x+5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप ऑप्शन उठा के भी देख सकते हो, अगर आपको डिवीजन करना आता है तो वैसे भी देख सकते हो। अगर x+5 से डिविजिबल है तो अगर आप वैल्यू पुट करके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन अलग अलग तरीके तो इसको ब्रेक करके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। लेकिन क्या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन हमें इसलिए दिए जाते हैं कि जल्दी से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। यानी कि इसको ब्रेक करके सपोज करो x इंटू वाई आ रहा होगा, या a और b की टर्म में मैं लिख देता हूँ, एक a टर्म आ रही होगी, एक b टर्म आ रही होगी, नीचे x+5 टर्म होगी। सपोज करो a टर्म कॉमन निकल के x+5 आ गई, हमें ये फाइंड आउट करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो कट रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब ये कट रहा होगा तो ये बच रहा होगा, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है। तो आप ध्यान रखना कि जब x+5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे किसी भी ऑप्शन को, तो आपका ये वाला निकल के आना चाहिए ऊपर का, ठीक है ना। तो आप सिर्फ वेरिएबल देख के ही पता लगा सकते हो कि आपका क्या निकल के आ रहा है। देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x+5 से तो क्या बनाएगा, ये x³ दे देगा, 25x देगा, क्या स्क्वायर की टर्म देगा ये आपको ये चेक करना है। देखो x² + 25 को आप मल्टीप्लाई करो x+5 से। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि ये ऑप्शन काम करते हैं, आप देख के ही आइडिया लगा लोगे। मल्टीप्लाई करो, देखो ये x³ हो गया, प्लस 5x² हो गया, प्लस 25x हो गया, प्लस 5 125 हो गया, 25 पंजे 125, ठीक है। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है, गलत हो गया, देखो, ठीक है ना। अब देखो इसको करके देखो बेशक से आप, x+5 से x³ देगा, 5x² देगा, x³ + 5x² + 25x, 5 से करोगे प्लस 5x² + 25x प्लस 25 पंजे 125, 5 और 5 10x² हो गया, और 25 25 50x² हो गया, लेकिन हमें तो 75 चाहिए, ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ पे देखो कुछ हो रहा होगा शायद, इससे मल्टीप्लाई करोगे x³ + 10x² + 25x, 5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5x² + 50x + 125, 10 और 5 15x² हो गया, x³ हो गया, 25x और 50x कितना 75x हो गया, प्लस 125 हो गया। देखो आ गया ना एज इट इज। समझ में आया मैं क्यों ब्रेक करके आपको दिखा रहा हूँ, जब ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो ऐसी टर्म बचेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई करे तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, क्लियर है। लेकिन बस आपको इसको ये भी देख के पता लगा सकते हो, ओरली भी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे वाली टर्म्स आ रही हैं या नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब ये आपको इक्वेशन दी हुई है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल है, सॉल्व कर दो बस इसको। देखो क्या है ये 88 डिवाइड बाई 8 क्या होता है 11, 11 इंटू के क्या होता है 11 के, 3 3 9, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 7 पंजे 35, 36 - 35 कितना हो जाएगा 1, प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 11 के - 9 इज इक्वल टू 1 + के स्क्वायर। सारी चीजें उधर ले जाओ, के स्क्वायर - 11 के + 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर दो, के स्क्वायर - 10 के के + 10 इज इक्वल टू 0, कितना आ गया के का के - 10, -1 कॉमन ले लो, के - 10 हो गया, तो के की वैल्यू आ गई 1 1 आ गई और 1 आ गई 10। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, देखो क्वेश्चन बोल रहा है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कोड्स, ठीक है। सर्कल है एक, ए बी और सी डी 2 पैरेलल कोड्स है ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड बना रखी है, एक ये है सपोज और एक ये है, ठीक है। OP इज द परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। AB की लेंथ है 10, CD की लेंथ है 24। तो ऑब्वियस सी बात है CD बड़ी है तो ऊपर की साइड होगी, AB छोटी है तो नीचे की साइड होगी, ठीक है। O ये दे रखा है, AB परपेंडिकुलर OP परपेंडिकुलर टू AB, OB परपेंडिकुलर बोल रहा है, OP सॉरी, ठीक है, ये 90 डिग्री। और फिर बोल रहा है OQ परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट Q है CD पे, ठीक है। AB की लेंथ 10 दी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर से जब सब परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इधर वाला पार्ट 5 हो जाएगा, इधर वाला पार्ट भी 5 हो जाएगा। वो 24 है तो ये वाला पार्ट 12 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी 12 हो जाएगा। डायमीटर पूछ रहा है आपसे, और फिर पूछा बोला हुआ है PQ की लेंथ 7 है, ये PQ डिस्टेंस है, ये 7 दे रखा है आपको, ठीक है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये 5 है, ये कितना दे रखा है 7 दे रखा है। देखो 13 5 का 13 का जो ट्रिपलेट होता है 13 12 5 का, वो आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। देखो 7 और 5, यहाँ पे 5 तो एक आपको मिल गया,
तो 12 बनाना है, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 5, ये 12 हो गया, तो यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा आपका 13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर हम रेडियस को 13 मानते हैं, साइड 12 है, तो ये ऊपर वाली 5 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो जब ट्रिपलेट से सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें ज़्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत क्यों है, हर बार इक्वेशन नहीं बनानी होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्री के पेपर में खासकर मोस्ट ऑफ द केसेस में पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज करता है, तो हम भी ट्रिपलेट देखेंगे और ट्रिपलेट आपको याद हो ही जाएंगे जब इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप ज्योमेट्री के। ठीक है ना, पूछ रहा है डायमीटर, रेडियस तो हमारा गया 13, तो डायमीटर क्या होगा 26, ये तो रेडियस आ गया, तो डायमीटर कितना हो गया 13 इंटू 2 26, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है कोसेक थीटा की वैल्यू है 5/3, सीधा ट्रायंगल बनाएंगे, वैल्यू पुटिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। कोसेक थीटा की वैल्यू दी है 5/3, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है परपेंडिकुलर। क्लियर है, इन सब की वैल्यू पुट कर दो आप, 3 ये है 5 ये है, तो ऑब्वियसली बात है कितना होगा 4। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे। सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/16 -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है, तो 4/3 होगा, 16/9 हो गया, इंटू 1 + 16/9। ठीक है जी, 16 इधर जाएगा एलसीएम लेके, 25 में 16 गया, कितना बचा 9/16, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 16/9, कट गया, ये बचा है सिर्फ, ये एलसीएम लेके इधर चला जाएगा, 9 + 16 कितना होता है 25, 25/9 आपका आंसर बचेगा, सिर्फ ये कि इधर तो कट के 1 हो गया है। 25/9 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें, बोला द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स of radius this and this is 37 centimeter. If the points of contact of direct common tangent to these circles are m and q, find the length of mq. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा है आपको, सीधा सीधा पता चल रहा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √d² माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, d² कितना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 37 का स्क्वायर, माइनस r1 माइनस r2, 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है, 7 से 49, 4 7 या 21 और 4 25, 7 या 21 2 3 3 और 2 11, 9 6 3 1 1369 हो गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस करोगे 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और एक एज इट इज 1225 किसका अंडर रूट होगा 35 का, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, निकल गया आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखें, बोल रहा है इन सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट किया है। ठीक है, और सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, स्पीड कितनी है 6 और 12, बोल रहा है कितनी देर बाद मिलेंगे, डिस्टेंस ये है, जो सर्कुलर रेस का ट्रैक है उसका डिस्टेंस ये है, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, जब एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, तो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकल देगा, तो यही पूछा है आपसे कितनी देर बाद मिलेंगे, कितने पे चला जाएगा 6 कम 6 6 चौक 24, 140 सेकंड के बाद मिल जाएंगे आप, वो ऑप्शन नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बोल रहा आर पेज 100 टू पी, इतने इतने रुपए के सिक्के दिए हैं उसने, 5 के 2 के और 1 के, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज कितने किए हैं उसने 40, तो मान लो एक एक्स के वाई और जेड, 5 रुपए के एक्स सिक्के थे, 2 रुपए के वाई सिक्के थे और 1 रुपए के जेड सिक्के थे, तो टोटल सिक्के कितने 40। अब उनकी वैल्यू कितनी बन रही है 100 रुपये वैल्यू बन रही है, तो 5 × x + 2 × y + z एज इट इज इक्वल टू 100 रुपये बन रहे हैं। भाई नंबर ऑफ कॉइन्स को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका अमाउंट दे देता है ना वो, तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे। 2 इक्वेशन है और आपसे पूछा है कि कितने कॉइन्स है 5 रुपए के, 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, सॉल्व करना पड़ेगा, करते हैं। देखो z को इक्वेट करके यहाँ ला सकते हो आप, 5x + 2y + z की जगह क्या लिख सकते हो 40 - x - y = 100, 4x + 3y बचेगा, ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 60 बचेगा। ये एक इक्वेशन बच गई अब लास्ट में। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू पुटिंग करके देखनी पड़ेगी कि आपको सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है। आपसे पूछा है 5 की वैल्यू, 5 रुपए के सिक्के कितने थे, ये रहा ना 5 रुपए के सिक्के आपने x माने हुए, तो x की वैल्यू कितनी पुट होनी चाहिए, देखो 16 पुट करते हैं, 16 चौक 64 हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, गलत हो गया, माइनस में तो सिक्के हो ही नहीं सकते। 17 करोगे फिर भी माइनस में हो जाएगा, 18 करोगे फिर भी माइनस हो जाए, 13 करके देखते हैं,
13 कितना हो, 13 चौक 52, 52 उधर जाएगा, कितना हो गया 8 बचेगा भाई, 8 बचना चाहिए या कुछ और बचना चाहिए? सही किया हुआ है ना? नहीं, यहाँ पे वाई आएगी वैल्यू, देखो 2y माइनस वाई, वाई बचेगा सिर्फ। लेकिन 16 से जब भी करोगे तो उधर जाके तो माइनस ही हो रहा है, 17 से करोगे तो भी माइनस हो रहा है, 13 से करोगे तो, 18 से करोगे तो भी माइनस हो रहा है। 13 करके देखते हैं, 13 13 चौक 52, 52 उधर जाएगा तो कितने बचे 8, ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे आप 13, वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 8। अगर एक्स की वैल्यू 13 आ गई, वाई की वैल्यू 8 आ गई, तो कितने हो गए 21 हो गए। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, टोटल 40 है ना भाई, तो 21 कितनी, जेड की वैल्यू 19 आ गई, सही है। अब अगर आपको इसको सेटिस्फाई करके देखना है तो आप चेक भी कर सकते हो क्या ये सही चल रहा है क्या। 13 पंजे कितना होता है, 13 है 5 रुपए के सिक्के, 65 65 रुपए होते हैं। 8 सिक्के हैं कितने 2 रुपए के, 16 रुपए हो गए, और 19 रुपए ये हो गए, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के 19 है तो 19 रुपए वैल्यू बनेगी। 9 6 15, 15 5 20, कैरी गया 2 6 7 8 और 2 10, 100 रुपए बन रहे हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि एक्स की वैल्यू 13 सेटिस्फाई कर रही है आपकी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सही है। देखो वैसे इसको देखोगे ना, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन ऑप्शन की हेल्प से हो रहे हैं तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 4 लाइन का क्वेश्चन है, इलेक्शन का क्वेश्चन है, डेटा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है साफ साफ, तो बाद में करेंगे इसको। ये भी 4 लाइन का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 ऊपर, एक्स माइनस 3 नीचे क्या है एक्स प्लस 3, इससे कट गया, एक्स माइनस 3 बच गया, यही आपका आंसर हो गया, सिंप्लीफाई करना था बस। नेक्स्ट देखते हैं। राजेश इन इज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स, बुक प्रिंट करने का कोई ऑर्डर आया हुआ है, आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड 17 आउट ऑफ 27 ऑफ ऑर्डर इन 34 मिनट्स। देखो 27 बुक प्रिंट करनी थी सपोज, ठीक है, उसने 17 कर दी कितनी 34 मिनट में, 34 दिन में सॉरी, तो एक बुक प्रिंट कर रहा है 2 दिन में, तो 27 बुक कितने दिन में प्रिंट करेगा 54 डेज में। ऑप्शन सी आसान है। नेक्स्ट देखे, बोल रहा है ग्रोसर प्रोफेस टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फेक वेट 870 ग्राम। 1 किलो बोल रहा है वो मैं कॉस्ट प्राइस में बेच रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो 1 किलो का प्राइस 1000 रुपये था, मैंने आपको सिखाया भी है, लेकिन वो 1 किलो की जगह क्या कर रहा है 870 ग्राम ही दे रहा है। 870 ग्राम की वैल्यू कितनी है 870 ही तो होगी, क्योंकि हमने 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये मानी है, तो 870 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी 870 ग्राम। 870 ग्राम को वो 1000 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 870 की चीज को 1000 रुपये में बेच रहा है, तो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बता दो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 130 का, कितने पे हो रहा है 870 पे इंटू 100, 10 से 10 चला गया, 1300 को 87 से करना है आपको, कितने पे जाएगा 87 एकम 87, 30 40 43 बच गया 430, 8 5 40, 7 पंजे 35, 435 हो जाएगा, 5 पे नहीं जा रहा 4 पे जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। देखते हैं ऑप्शन एक बारी, एक ही दिया हुआ देखो 14.94 ही आंसर आएगा आपका। भाई 15 पे तो जा ही नहीं रहा ना, तो नीचे है 15 से नीचे ही ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, डीआई का क्वेश्चन है, ये भी बाद में करेंगे। अब देखो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं, जो 2 लेंदी क्वेश्चन दिख रहे थे वो छोड़ दिए हमने, और डीआई का क्वेश्चन छोड़ दिया। एक एक क्वेश्चन करके आप देखो, ये अपना अपना है कि जो आपके क्वेश्चन छोड़े हैं लेंदी वो पहले करोगे या डीआई पहले करोगे। मेरे हिसाब से डीआई पहले कर लो तो आसान होता है, क्योंकि डीआई का क्वेश्चन ईजी होता है, लेकिन बस डेटा थोड़ा बड़ा होता है, तो डीआई कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये टेबल दी हुई है, टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन अ डिफरेंट एग्जाम सेंटर PQR, ठीक है, कितने टोटल थे कितने प्रेजेंट है, ये सेंटर के नाम दिए हुए, ये साल दिए हुए हैं किस किस में, ठीक है। पूछ रहा है टोटल डिनोट्स द टोटल कैंडिडेट्स, ठीक है जी, और प्रेजेंट डिनोट्स द कैंडिडेट अपीयर्ड, ठीक है। इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज द सेकंड हाईएस्ट ऑफ द टोटल ऑफ ऑल सेंटर्स। ये देखो लाइन ध्यान से पढ़ना, सेकंड हाईएस्ट बोला है एब्सेंटीज का, ठीक है। अब देखो एब्सेंट कितने हैं, यहां पर कितने एब्सेंट है 3, ठीक है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 3, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे कितने एब्सेंट है 11, यहाँ पे कितने एब्सेंट है 5, तो टोटल कितने हो गए 11 और 5 16, 16 और 3 19, यहाँ पर 19 एब्सेंट होगा इस साल में, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 5 एब्सेंट है, यहाँ पर 20 एब्सेंट है, यहाँ पर 5 एब्सेंट है, यहाँ पर टोटल कितने हो गए 30 एब्सेंट हो गए, यहाँ पर कितने 4 एब्सेंट है, यहाँ पर कितने हैं 20 एब्सेंट है, यहाँ पर कितने हैं 10,
20, 30, 34 एब्सेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कितने 11, यहाँ पर कितने 8 और 4 12, यहाँ पर कितने 8, 12 8 20, 30, 31 एब्सेंट यहाँ पे है। यहाँ पर कितने 11, यहाँ पर 14, यहाँ पर 5, तो 14 और 11 25, 25 और 5 30, ठीक है। अब पूछा है सेकंड हाईएस्ट कितने हैं नंबर ऑफ एब्सेंटीज, हाईएस्ट कहाँ है 34 तो हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, सेकंड हाईएस्ट कितने हैं 31 है, तो कौन से साल में है ये 2019 में है, तो कहाँ पे है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, हो गया। अब देखो डेटा था ना, सारा डेटा पढ़ना पड़ा, सम करना पड़ा सबका, और फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ा, तो इसमें टाइम लग जाता है, और गलती से एक भी डेटा इधर उधर हो गया ना तो आपका आंसर गलत हो जाता है, जबकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, इसलिए ये क्वेश्चन मैं बाद में करने को बोल रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखें, ये डीआई का है, देखो बोल रहा है रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। 7 अलग बच्चे हैं, 6 डिफरेंट एग्जाम हैं, सबके नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स के साथ दिए हुए हैं। बोल रहा है इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट, ठीक है जी, और द अदर इन द 6 सब्जेक्ट्स एज गिवन इन द टेबल अबव, ठीक है, व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट ओवरऑल परसेंटेज स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। कह रहा है अगर कोई बच्चा हर सब्जेक्ट में किसी और बच्चे के आए हुए हाईएस्ट मार्क्स जितने मार्क्स लाता है, तो बताओ उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा। देखो अब ये देखना पड़ेगा कि उस सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आ किस किस के रहे हैं, तो हमें वो बच्चा मिल जाएगा कि जो वो सारे हाईएस्ट मार्क्स लाता, तो उसका परसेंटेज कितना हो जाता, ठीक है। देखो हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में आ रहे हैं, ये तो पूरे परसेंटेज में आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है भाई, यहाँ पे हाईएस्ट 80 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ पे 90 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ पे 95 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हाईएस्ट कौन सा है 90 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 90 दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अब देखते हैं किसके कितने कितने हाईएस्ट मार्क्स बनेंगे। 150 में से 100% मार्क्स लाता तो कितने मार्क्स आते हैं उसके 150, 130 में से 80% मार्क्स लाता कितने आते 13 8 104, ठीक है। 120 में से 90% मार्क्स लाता तो कितने आते 12 निम 108, 100 में से 95% मार्क्स लाता तो कितने आते 95 मार्क्स, 60 में से 90% मार्क्स लाता तो कितने आते 54 मार्क्स, 9 6 54, ठीक है। 40 में से 90% मार्क्स लाता कितने आते 9 चौक 36, भाई ये वाले मार्क्स आते किस बच्चे के, अगर सबके सब में हाईएस्ट लेके आता तो वो, तो टोटल आ कितने रहे हैं 6 4 10 5 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, कैरी गया 2, 5 और 2 7, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 24, 2 कैरी गया 3 4 5, 547 नंबर आते। टोटल मार्क्स कितने थे 547 आते, टोटल ने कितने 150, 250, 350, 400, 500, 600 मार्क्स हैं टोटल। इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड करो, 6 9 54, 6 कम 6 91, 1/6% आपका आंसर आ जाता, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में, सही है। नेक्स्ट देखिए, अब ये है पूरा द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 3 स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन इंस्टीट्यूट, ठीक है। 3 स्टूडेंट है, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं उनके। बोला इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम अ मिनिमम ऑफ 105 नंबर लाने हैं हिस्ट्री में। बोल रहा है कितने बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है, परसेंटेज में मार्क्स दिए हुए हैं ये। देखो अब 175 मार्क्स है, ठीक है। बोल रहा है 105 नंबर वाला पास होता है, तो बोल रहा है कितने बच्चे पास हुए ये देख लो। देखो एक तो 50% के पास ही दिया हुआ है बिल्कुल, 175 का 50% कितना होगा, देखो 50% निकालो पहले सबसे, तो 51 तो बाद में पता चली जाएगा, उसके आसपास ही होगा। 50% मतलब आधा, आधा करोगे तो इसको कितने पे आ गया ये 80 पे 160 और 87.5 हो गया। 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि 105 पार कर जाएगा, नहीं तो ये वाला तो बच्चा गया। दूसरा 54%, ये वाला बच्चा भी गया, जब 51 नहीं आ रहा 100 के बाद 54 भी नहीं आ रहा, 75 तो आ रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट चेक करना है तो आप 175 का 54% निकाल सकते हो। 25 चौक 100, 25 सत्ते 175, ठीक है। 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35, 200 2 37 अपॉन 4, 4 9 36, 18 बचा, 4 चौक 16, 94 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आपको मार्क्स कितने चाहिए थे 105, नहीं हो रहा। 75 वाला पास हो जाएगा जरूर, 175 का 75% निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है 105 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है साफ साफ, तो एक ही बच्चा है जो पास हो रहा है श्याम। पूछा कितने बच्चे पास हो रहे हैं, एक बच्चा हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है।
नेक्स्ट देखें, और कौन सा DI बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। ठीक है, ये कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, 5 बच्चे हैं, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट में उनके मार्क्स दिए हुए हैं। बोल रहा है 79% मार्क्स किसके आए हैं। अब 79% निकालने के लिए आउट ऑफ 100 ही दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 79% के लिए अगर इक्वली सब में 79 आएंगे तो ही तो 79% बनेगा, तो हम इक्वली कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा किसके किसके 79 से कम है कितने और कितने ज़्यादा है। अगर इक्वल में 79 वो कट गया तो वो चीज़ आपको 79% दे देगी, जैसे कि आपको करके मैं दिखाता हूँ। ये 79 नहीं है तो कितना कम है यहाँ से, -14, ये +1 ज़्यादा है, ये -4 कम है, ये कितना ज़्यादा है +6, ये 90 आ रहा है तो कितना हो गया +11, तो 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 प्लस में है 14 और 4 18 प्लस में माइनस में है, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 79 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की थी हमने, तो 79% बनेंगे इस बच्चे के, क्योंकि जब आप वेटेड एवरेज देख लोगे इसमें या जैसे भी देखो आप, तो आपका एग्जैक्ट बैठ रहा है। सबको प्लस करके डिवाइड बाय 500 करके इंटू 100 करके निकालने की जरूरत नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो मार्क्स का। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने पे भी आपको पता चल जाएगा 79%। अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं सपोज 100 नंबर के हैं, 79% मार्क्स लाने हैं आपको। अगर इसमें 79 है इसमें 79 है तो 79 हो गए ना। सपोज करो इसमें 80 है और इसमें 78 है तो भी तो 79% मार्क्स हुए, समझ रहे हो। इसमें एक ज़्यादा है इसमें एक कम है, बराबर करने के लिए 79 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, समझे। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तो पहला ही मिल गया हमें, तो तरुण के मार्क्स हैं यानी कि 79%, ऑप्शन डी सही है और चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये लास्ट था, 2 क्वेश्चन बचे हुए आई थिंक, ये जो लेंदी क्वेश्चन है, हाँ और सारे हो गए हैं, इनको देख लेते हैं। ये देखते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला। बोल रहा है मोहन बोरोज अ सम ऑफ दिस एट रेट ऑफ 20% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। ठीक है जी, 422,092 को 20% इंटरेस्ट पे लिया है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज, इतना वो वापस कर देता है 1 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट का। ठीक है जी, तो कितना बचा हुआ उसके पास देख लेते हैं। 422,092 में से वो 21,000 इतना वापस कर देता है। ठीक है, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0 0 4, ये बचा हुआ है उसका स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, बोल रहा है फिर इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। इफ मोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट अकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लास्ट में वो कितना पे कर रहा है। देखो ये था फर्स्ट ईयर जो उसके पास अमाउंट लिया था, ये है सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो उसके पास अमाउंट है बचा हुआ है, तो इस पे भी 20% का रेट देगा वो, और फिर इस पे 20% का रेट देगा, तो दोनों पे 20% का रेट देगा वो। ठीक है, तो अगर आपको अलग अलग निकालना है अलग अलग निकाल लो, दोनों का साथ में निकालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोनों का साथ में 20% निकाल लो, तो दोनों को प्लस कर लो, आपको इंटरेस्ट ही तो पे करना है। ठीक है ना, यही तो पूछ रहा है, हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, दोबारा पढ़ लो। इफ मोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट accrued during the first year and how much does he pay at the end of the second year। ठीक है, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा, पहले साल में जितना है और दूसरे साल में जितना है। ठीक है, तो निकाल लो। देखो इस पे वो 20% देगा और इस पे भी 20% देगा। 4,0,0,413, 3 2 5, 9 1 10, 4 1 5, 2 2 और 8, इस पे 20% निकालना। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचा 32, 5 6 30, 2 बचा 22, 5 चौक 20, 2 बचा 25, 5 बचा 25, 0 1, ये इंटरेस्ट देगा वो। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट बचा ही हुआ था तो ये भी वापस दे रहा है क्योंकि टोटल क्लियर कर दिया उसने, तो ये देगा वो, और ये वाला अमाउंट देगा 164501, तो कितना आ गया 4 1 5 4 9 4 6 564914, 564914 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया, ये आपका आंसर है। क्लियर है भाई, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन डेटा को बड़ा फैल के बोल रहा है कि इसका इसको दिया, इसका
पहले साल के एंड में दिया, दूसरे साल के एंड में क्या दिया, बस वो समझने वाली बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, ये वाला क्वेश्चन रहता है बस, बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स y% ऑफ द वोट्स डिड नॉट वोट। y% कोई एक नंबर है जिन्होंने वोट नहीं डाला, ठीक है। हमें नहीं पता क्या है y%, तो हम भी कैलकुलेट करते ही नहीं, अभी देखेंगे बाद में। उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं, सपोज करो हमने मान लिया, उसके बाद तो परसेंटेज में चला, ठीक है, उसके बाद हमने मान लिया 1000 लोग बचे हुए थे, ठीक है। 10% ने डिक्लेयर कर दिया इनवैलिड, तो यानी कि 100 लोग यहाँ पे बच गए, ये इनवैलिड है, 900 बच गए, ये वैलिड है, सही है भाई। 10% हटा दिया ना हमने, ठीक है। While all the valid votes were cast in favor of either of the two candidates, किसी दो कैंडिडेट को वोट किया है उन्होंने जो वैलिड बचे हुए हैं। The candidate who got 59.375% of the valid votes cast was declared elected by 2484 votes, ठीक है। जिसको वोट मिले 59.375, भाई एक को वोट मिले हैं 59 पॉइंट, इसका 59.375% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई? जब टोटल 100% होता है तो 59.375 इसको मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? माइनस कर लो 100 में से, कितना बचेगा? 40 बच गया, ये पॉइंट 625 इतना बचेगा, हाँ ठीक है। तो इसको इतने मिले, इसको इतने मिले। बोल रहा है द कैंडिडेट हु गॉट 59.375% ऑफ द वैलिड वोट कास्ट वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय 2484, वो 2484 वोट से जीत गया, ये वाला जीत गया इससे, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस से ही तो जीता होगा। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 2484, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? कर लो, 0 हो गया, ये 7 में से 2 गया 5 हो गया, 13 में से 6 गया 7 और 13, ठीक है। पॉइंट आ गया 8 आ गया, 18.750% बचा हुआ है। इसकी वैल्यू दी है 2484 आपको, ठीक है। डेटा चलो अब सॉर्ट हो गया है। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन वाज 16000, शुरुआत में बोल रहा है 16000 थे, तो वाई की वैल्यू बता दो, ठीक है जी। चलो वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो पीछे चलना पड़ेगा, यहां तक तो पहुंचोगे पहले। 18.75% की वैल्यू है 2484, ठीक है। 18.75 की वैल्यू है 2484, तो 100 की कितनी होगी? 2484 अपॉन 18.75 इंटू 100, इसको काट के 0 लगा लोगे, डबल 0 इधर और, ठीक है। क्योंकि हमें 100% तो टोटल निकालना है, तो यानी कि हमें 900 की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो वैल्यू आएगी हमें एक्चुअली में 900 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसी का 100% तो डिवीजन कर रहे हैं, वैलिड वोट्स का तो डिवीजन था ये। काट लो, 25 चौक 100, 25 सत्ते 175, कितना बचा? 12, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 थिया 75, 3 से फिर काट दो 8, 3 दूनी 6, 8, ठीक है। कितना बचा? 828 इंटू 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 828 को 16 से करोगे, 8 से 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 8 से 48 49, 8 2 8, 8 8 और 14, 9 2 11 और 1 12, 8 4 12 1 13248, ठीक है। 13248 ये आ गया, ये 900 की वैल्यू आई है, ठीक है। अगर हमें 1000 की चाहिए तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। देखो 13248 900 की वैल्यू है, तो 1000 की चाहिए तो इंटू 1000 कर लो, 2 0 से 2 0 कट गया, 9 से काटो, 9 एकम 9, कितना बचा? 4 बचा 42, 9 चौक 36, 6 बचा 64, 9 7 63, 1 बचा, 9 दूनी 18, 14720, 14720। देखो अब ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई है 14720, ठीक है। अभी हमने कब माना था? ये y% वोट कास्ट ना करने के बाद हमने माना था कि 1000 लोग बच गए। तो अगर आपके 16000 लोग थे और y% उसमें से चले गए, तो आपका बचा कितना? ये तो y% निकला इसका, तो कितना डिफरेंस है देखो इन दोनों में से? 16000 और 14720 में कितना डिफरेंस है? 1000 1280 का डिफरेंस है, तो यानी कि y% की वैल्यू कितनी है? 1280 है, तो 1280 है किसका? 16000 का, इंटू 100 कितना आ रहा है? काट लो, किस पे चला जाएगा? 8 पे जाएगा एग्जैक्ट, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया, ठीक है भाई। भाई 16000 में से y% माइनस करने के बाद हमारे वैल्यू आनी चाहिए थी 14720, ठीक है। अब y% माइनस करना मतलब कितना माइनस हुआ? वो y% y नंबर ही तो है, वो तो आपसे y ही तो पूछा है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू पूछी थी, y की वैल्यू 8 निकल के आ गई। 8% माइनस करोगे ना 16%, 16000 में से, तो आपका वैल्यू निकल गई 14720। परसेंटेज में ये सीखा हुआ ये सब तो,
कि अगर उसमें से इतना परसेंट माइनस कर देते तो बाद में जो बचा वही लिखा हुआ है, हमने निकाल लिया, वो 14720 है। क्लियर है, हो गया सॉल्व। अब पूरे पेपर में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं तो एक ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा मान सकते हो, डेटा काफी स्कैटर्ड है, इकट्ठा करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ठीक है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे कि उसने टोटल इंटरेस्ट पे किया है या टोटल वैल्यू पे की है, शुरू में भी कुछ पे कर दिया, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। दो क्वेश्चन के अलावा तो मेरे को इस पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा जो आप नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा, कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा। दो दो क्वेश्चन अगर एक आध और लगे तो ठीक है। देखो अब 20 क्वेश्चन तो होने ही होने चाहिए फर्स्ट गो में, समझ लो उसको, या सेकंड गो में जो आपका, अगर डीआई उठाया आपने तो सेकंड गो तक में, सेकंड गो में 20-21 क्वेश्चन तो आराम से होने चाहिए आपके। उसके बाद अगर 3-4 क्वेश्चन बचते हैं ना, तो देखो उसमें ही टाइम देना होता है, यहाँ बचाना होता है, यहाँ देना होता है टाइम। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी पता नहीं क्या हड़दड़ मचा के रखते हैं और यहाँ पे भी बचा के रखते हैं। अरे जिस क्वेश्चन की जो औकात है ना उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना चाहिए, जिसकी नहीं है उसको 4-5 सेकंड 10 सेकंड में साइड करो, जिसकी है उसको टाइम दो। और उसमें ये मत सोचो कि मेरा टाइम जा रहा है, नहीं, उसमें ये सोचो कि ये क्वेश्चन डिजर्व करता है इतना टाइम तो मैं दूंगा उसको, जो नहीं करता उसमें मैंने टाइम बचा लिया है पीछे, तो उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा कि हाँ मैं टाइम बचाते हुए आया हूँ, अब ये जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो स्किपिंग देखा आपने, स्किप करते हुए चले, स्किपिंग मिस्टेक मतलब सिली मिस्टेक नहीं करनी है, कोई भी कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा नहीं करना है। स्पीड भी ठीक ठाक मेंटेन थी, शुरू में है तो मैं आराम से करा रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड से करा भी नहीं रहा कि सारा ओरली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। और क्या, एनालिसिस भी कर लिया कि कितने क्वेश्चन आसान थे, कितने क्वेश्चन नॉर्मल थे, मॉडरेट थे, या कौन से डिफिकल्ट थे। मैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन को तो बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे उसमें, ठीक है, डेटा अच्छा खासा दिया हुआ है, तो प्लस माइनस करने में इधर उधर अगर हिल गया तो आंसर मैच नहीं होने का, ठीक है। तो ओवरऑल एनालिसिस भी कर लिया, टाइम मैनेजमेंट भी ठीक ठाक हुआ है, तो आपको ये सब चीजें देखते हुए चलनी है। क्लियर है ना। तो ये मैक का मॉक खत्म है, और आपका फीडबैक जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अगला मॉक नेक्स्ट संडे रखेंगे, जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ टाइम तक वीक में एक मॉक ही रखेंगे, उसके बाद 2-3 जैसे रीजनिंग के चल रहे हैं वैसे ही स्टार्ट कर देंगे, और फिर जब मैथ्स का सिलेबस ही खत्म हो जाएगा तो कोशिश करेंगे 4-5 भी कर लें प्रिया के आने से पहले लास्ट मंथ में, है ना। आपके 1000 क्वेश्चन की या 700 क्वेश्चन की सीरीज भी तो निकालनी है एक, ठीक है। अब ये सीरीज क्यों निकालनी है, जो बच्चे फाइनल रिवीजन करने की सोचते हैं ना, पूरी किताब लेके बैठ जाते हैं, रिवीजन पूरी किताब से नहीं होगी। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप रैपिड मैथ्स सीरीज को करो रिवीजन के लिए, नहीं, मैं कहूँगा ये वाली जो सीरीज में लॉन्च करूंगा ना, 1000 क्वेश्चन जितने भी होंगे, मतलब मेरे को भी नहीं पता मैं कितने क्वेश्चन डिजाइन करूंगा इसमें, या कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा प्रीवियस ईयर से या कोई और पेपर से, वो जो सीरीज होगी ना उसको आप यूज करना रिवीजन पर्पस के लिए। तो तीनों सीरीज आपकी हो गई, देखो ये प्रिपरेशन पर्पस के लिए, ये मॉक्स की प्रैक्टिस के लिए और मॉक के टाइम पे अपने दिमाग को प्रिपेयर करने के लिए, और ये रिवीजन के लिए। उसके अलावा क्या चाहिए होता है, तो चाहिए थोड़ी ना होता है, ये तीन ही चीज़ें तो होती हैं किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, समझ में आया। तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, रिवीजन मैं अपने आप करा दूंगा इन 1000 क्वेश्चन 700 क्वेश्चन 800 क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है, दोबारा आपको पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।